वो छोटे से वाइट शॉपर में छवारे लेकर मुस्कान की बताई लोकेशन पर पहुंची। यानी कि सीढ़ियों की दाईं तरफ नीचे बने ग्लास डोर से अंदर गार्डन में दाखिल हुई तो खूबसूरत लाइट्स फूलों की महक ने उसका इस्तकबाल किया। खुशबू इस कदर खूबसूरत सहर अंगेज थी कि जैसे महंगा तरीन परफ्यूम स्प्रे कर दिया गया हो। गार्डन और वहाँ मौजूद महकते लहर आते गुलाब चांद की रोशनी में फूल के नीले पानी को देखती वो उस माहौल के शहर में जकड़ती आगे बढ़ी। उसे बायक वक्त अपनी अंधी बहन के नसीब पर दुख और रश्क आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा शख्स था, कैसे एक अंधे से इस तरह मोहब्बत कर सकता था जो पूरा किसी छोटे बच्चे की तरह मुकाबिल पर इंतजार होती हो। मुकाबिल पर होता है कि वो जिस तरह चाहे उसे मोड़े तोड़े, जहाँ चाहे फेंक दे और वहाँ से जब तक सहारा देकर ना उठाए पड़ी रही। डर से अगर चली तो गिर गई और चोट लग गई तो इस खौफ से वो हिलकर पानी ना पिए। सो कैसे वो इस कदर पुरवकार आदमी डॉन ही कह लें जो अपने काले हैवानी करतूत छुपाए बैठा था शातिर इंसान, कैसे उसकी बहन को झेल रहा था। क्या उसकी बहन से इससे शादी की थी कि उस अंधी से उसके स्याह करतूत छुपे रहें। वो सोच कर लब दबा गई। यकीनन यही हकीकत थी। कितनी अजीतें सह कर आई थी कि उसका अंग अंग जख्मी था, कि उसके जिस्म पर सिर्फ हड्डियां बची थीं और उस जुल्म से निकलकर फिर जरा सी सांस लेने के बाद एक और जाल में फंस गई थी। मकड़ी का शिकार बनकर उसके जाल में फंसी हुई थी और वो वहशितों की मारी को मोहब्बत के लालच में पहले जो अंधी थी उससे और अंधा किए बैठा था। काश मैं तुम्हारा हैवानी चेहरा दुनिया के सामने ला सकती तो इस मुल्क के वफादार सिपाही तुम्हारा वो हाल करते कि तुम सारी जिंदगी याद रखते। आह काश। वो सिर्फ एक हाँ भर कर रह गई और एक नजर जवारे पर डालकर आगे बढ़ी और अंदर दाखिल हुई। यहाँ तो कोई नहीं है, शायद मुझे दाईं तरफ कहा होगा और मैं बाएं आ गई। वो सर पर हाथ मारती पूरे गार्डन में रस्से घुमाने लगी। वैसे ये तो जुल्म है, मैंने आज तक चवारे नहीं खाए, क्या हम इंसान नहीं। वो मुंह बनाकर कहती पूल के पास आई और एक चवारा निकालकर उसे देखने लगी। आज उस कमीने ने मेरी जरा सी तारीफ नहीं की। चवारा मुंह में रखते उसे याद आया कि सिर्फ ठरकी नजरों से देखने के अलावा उससे ये भी नहीं कहा था कि नूर तुम खूबसूरत लग रही हो या नूर तुम इन कपड़ों में अच्छी लगती हो, पहना करो। मतलब हद है यहाँ। वो चक चक छवारे पर दांत काटती उससे ही मुआतिब थी जिस पर ग्लास तोड़ धकेल कर अंदर आता आहिस्ता से अलिफ उसके पीछे आया और उसकी बातें सुनकर अबरू उठाई। मतलब बंदा तारीफ करे तो ठरकी ना करे तो हद है। वाह जी, इस बोनी का इंसाफ। वो दिल में सोचता अपनी किस्मत पर दांत काट चुका था। एक और छवारा खाने में कोई गुनाह नहीं। आफ्टर ऑल मैंने सारी जिंदगी नहीं खाए और दुनिया तो मुट्ठियां भर भर के खाती है। वो दूसरा मुंह में डालती खुद को मुतमिन करने लगी। नूर इमानत है। अंदर से आती आवाज पर उसके चकचक करते दांत साकित हो गए। अरे हाँ अल्लाह जी, ये तो मैंने सोचा नहीं। चलो एक खाया दूसरा खाया पर तीसरा नहीं खाऊंगी। वो ऊपर आसमान को देखती बोली और अलिफ दिलचस्पी से उसे देखने लगा। अब जब मुंह खाली हुआ था तेज जुबान पर चढ़ गया था। दिल कहने लगा कुछ होता है और वो मासूम शक्ल बनाकर शुआरे को देखती रही। मामा कहती हैं मैं बहुत मासूम हूँ। ये तो आप भी जानते हैं। अगर मैंने तीसरा खाया या चौथा खाया तो आपको ज़रूर दिखा कर खाऊंगी। चोरी नहीं करूंगी, गुनाह मिलता है और इसमें मेरी कोई गलती नहीं अल्लाह जी। आप देख रहे हैं आसपास, आपको कोई देख रहा है ना? नहीं ना? तो अब मैं क्या करूं? अगर ये खराब हो गए रखे रखे अगर इनमें से स्मेल हो गई तो ये तो पैसों का वेस्ट हुआ ना, और आपको बुरा भी लगेगा। और ये नूरुलैन कैसे देख सकती है कि उसके अल्लाह जी को कुछ बुरा लगे? आप फिक्र ना करें, मैंने खराब नहीं होने दूंगी, ना ही पैसों को वेस्ट होने दूंगी। उससे कहने के साथ एकदम दो जवारे साथ उठाकर मुंह में डाल लिए कि उसका छोटा सा मुंह फुल हो गया। इतना सवाब कमा लिया, ये भी देख लेती कि ये पैसों का वेस्ट नहीं, मेरी अमानत में तुम्हारी खयानत है ब्यूटी। अलिफ ने झुककर सपाट आवाज से कहा कि नूर का सांस अटक गया सीने में। पीछे से गंभीर सरगोशी नुमा आवाज पर उसके एकदम आंखें फैल कर फूल के पानी पर गौर किया तो उसके पीछे से वो हुलिया नुमादार हुआ जैसे सिर्फ सोच कर ही उसकी जान जाती थी। और अब उसे यूं अपने पीछे तन्हाई में अपने करीब देखकर उसका फूल मुंह कपकपाने लगा, कुछ कहने चीखने के लिए। उसकी टांगें उसे अपने पीछे पाकर शल हो गई और बदन पर जैसे खौफ की चूंटियां रेंगने लगी। दाद! दिल ने जैसे सदा लगाई और आंखों से आंसू निकलकर फूल के पानी में गिरा। अगर तुमने ऐसे ही अपने आंसू पूल के पानी में गिराए तो मैं कैसे ये सारा पानी पी सकूंगा लिटिल गर्ल। उसके नाजुक से सुर्ख कान पर अपने लब रखते सरगोशी की
हवा का झोंका जैसे उठा और नूरुलैन को हिम्मत दे गया। वो मुड़ी और एकदम शॉपर को मुट्ठी में जकड़कर छवारे उसके मुंह पर मार दी। उसे पीछे धकेलती वहां से भागी। "उम, आह!" बाकी की आवाज़ उसके हलक में ही दब गई जब बर्क की तेजी से अलिफ ने उसके मुंह पर पीछे से हाथ रखा और उसे खींचकर दीवार से लगाते अपना भारी हाथ उसके लबों पर दबाकर उस पर साया बन गया। वो रोती हुई आंखें मीच खड़ी हो गई। आंखें खोलो। सर सपाट लहजा उससे करीब से कानों में टकराया। वो नफी कर गई और उसके हाथों को अपने चेहरे से हटाने लगी। उसे मालूम था अगर उसे देख लिया तो रही सही हिम्मत भी जवाब दे जाएगी और वो जरूर बेहोश हो जाएगी। फिर तो लाजमी था उसकी जान ले लेता। बंद आंखों के पीछे से शॉपिंग मॉल का वो दिल दहला देने वाला मंजर घूमा जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान की जान ले रहा था और वो भी इस बेदर्दी से कि नूर का अंग अंग काम किया। वो कितनी देर तक सुन सी रह गई। अलीफ बड़ी फुर्सत से उसके नरगोश को पढ़ने लगा और वो वहशत से सर्द होती थर थर कांपती उसके आसार में खड़ी थी। अगर आवाज निकाली तो अच्छा नहीं होगा। उससे मुंह से हाथ हटाया कर दूसरा हाथ उसकी बाईं तरफ दीवार पर रखा। मुझे जाने दो, मैंने किसी को नहीं बताया, मेरे शोहर इंतजार कर रहे होंगे। वो रोती हुई जरा सी आंखें खोलती उसे अपने इतने करीब देखकर इल्तिजा करने लगी। क्या किसको नहीं बताया? उससे अब्रू सुकेड़कर तुंद लहजे में पूछा और आगे को झूलती उसकी लट को उंगली में लपेट लिया। वो सांस रोक गई। उसकी उंगलियां जो कि चवारे की शॉपर को थामे हुई कांप रही थीं और अब जब उससे उसकी लट को अपनी मजबूत उंगली पर लपेट लिया तो वो सुन सी रह गई। बताओ। उसके लहजे में गुस्सा था कि उसके लरस से लब भींच गए। कि तुम सब खूनी हो। मैंने तुम्हें मॉल में कत्ल करते देखा है। वो अटक अटक कर रोती हुई बताने लगी। ओह, तुम्हें याद है लिटिल गर्ल, इंटरेस्टिंग। वो सताइश से बोला। नूर ने इस बात में सर हिलाया। एक तरह से उसे धमकाना था। ऐसे मारा था? उससे नाखून से ब्लेड निकालकर उसकी शहरक पर रखा और नूर की आंखें फैल गईं। हालत ऐसी थी कि कांटों बदन में लहू नहीं। अगर तुम बेहोश हुई या तुमने इन छवारों को नीचे गिराया तो ब्लेड तुम्हारे उस बुज़दिल मनकूह के सर पर रखूंगा और जरा सी हाथ को तकलीफ दूंगा तो तुम्हें मालूम है ना क्या होगा लिटिल गर्ल? उससे नूरुल ऐन के सामने अपना नाखून किया और ऊपरे ब्लेड को अंगूठे से दबाव दिया तो नाखून के अंदर चला गया। और नूरुल ऐन ये मंजर देखती चीख उठी कि उसके तासुरात देखते अलिफ ने एकदम उसके मुंह पर हाथ रखा। डरो मत, यहाँ इस ब्लेड का घर है। अपनी उंगली से उसकी पूरी मुलायम गाल सहलाते बोला। वो रोती हुई उसके हाथ झटकने लगी। मुझसे शादी करोगी? उससे आंखें मीचे देखकर उसके चेहरे के करीब होते पूछा। नूर को लगा उससे उसके कानों में शीशा उंडेल दिया हो और फिर अपने दिल में दाद को बुलाती फूट फूट कर रोने लगी। "म- मैं अपने शोहर से प्यार करती हूँ, वो बहुत अच्छा है, तो तुम सब बहुत बुरे हो। अगर उसकी फुसिली ऐसी है और तुम लोगों की बहादुरी ये है तो मुझे मेरा दाद पसंद है। वो सादा है, मुझसे प्यार करता है, मैं भी करती हूँ। और देखना अल्लाह तुम लोगों के बुरे कामों की सजा देगा।" वो हिम्मत करती अपने चेहरे पर उसकी सांसें महसूस करती उसे बताने लगी कि वो कितना प्यार करती है अपने शोहर से और उससे कितनी नफरत। वो महफूज सा सुनता रहा और उसके अंदर दाद का दिल कर रहा था भंगड़े डाले। ये तो मेसी से 4 हाथ आगे थी। मतलब दूसरे के सामने इजहार मोहब्बत और शोहर के सामने जूती। वारे तेरा नसीब दादे। मैं तुम्हारे मन को ख़त्म कर दूं तो? उससे हाथ उसके गर्दन के पीछे से डाला और चेहरा ऊंचा करके उस पर झुकाया कि वो दहशत सदा सी उसे देखने लगी। तो मैं तुम लोगों को पुलिस के हवाले कर दूंगी, फिर चाहे तुम मेरी जान लो या किसी की भी। वो बिलबिला कर घुर्राई उस पर। आप? उसे सरजनिश करते उसके चेहरे को खींच कर करीब किया कि उसकी मोटी मोम सी नाक अपनी नाक से मिलाते ही उस पर अपनी नाक रगड़ी। आह! वो चीख मारने लगी कि उसका अंगूठा उसके लबों पर आ गया और उसकी चीख को अंदर ही दबा गया। उसके चुप होने पर अलिफ मुस्कुराया। उसके साथ उसकी ग्रेज सुर्ख आंखों में भी देखने लगा। ये तुम हो लिटिल गर्ल जो मेरे सामने धमकी दे रही हो? वरना कोई और इस जगह होता या दूसरी होती तो अब तक आउट ऑफ वर्ल्ड होती। उससे लबों से अंगूठा हटाकर उसकी शहरक पर रखा और उसकी रग को सहलाने लगा कि नूर से सकती नामहरम के लम्स पर फड़फड़ा उठी। मुझे जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा। उसका सर ठरठरा देने वाला लम्स उसके रोंगटे खड़े कर गया था। चली जाना। वो सरगोशी में बोला और उसके हाथ में वो जो शॉपर से एक छवारा निकाला
और उसके मुंह के करीब किया। चलो रोना बंद करो और अच्छी बच्ची की तरह कोई विश मांगो और इसे खाओ। उससे हुक्म दिया और वो आंखें फैलाए, कभी छुहारे को देखती, कभी खौफ से उसे। तुम, आपको शर्म नहीं आती? मैं शादीशुदा हूँ, मेरे दो दो बच्चे भी हैं, फिर तो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? वो कहती लब भींच गई। मेरे ख्याल में तुम्हारे निकाह को भी आधा माह हुआ है और इतनी जल्दी 2 बच्चे? इस प्रोसेस को तो 2 साल लगते हैं चाहिए। है, साइंस ने तरक्की कर ली है, तुम्हारा कसूर नहीं। उसकी बात थी या शर्म से मरने का मुकाम? नूरुलैन अपनी ही बात पर शर्म से पानी पानी होती नसें झुका गई। जिस दिन तुम्हें मैंने कत्ल करते देखा था उस दिन से मेरी ये आंखें तुम पर होती हैं लिटिल गर्ल। वो जैसे अपने साय से आगाह करने लगा, और वो जो कुछ देर पहले की बात पर शर्मिंदा थी, अब फिर से खौफ के आसार में आ गई। वो एक हाथ उसके गर्दन में डाले, दूसरे से छुआरा उसके लबों पर रखा और सपाट चेहरे से उसे खाने का हुक्म दिया। मैं विश करती हूँ तुम्हारा और तुम्हारे 20 का मुकरूर चेहरा सबके सामने आ जाए और तुम लोगों को ऐसी सजा मिले जैसे तुम लोग दूसरे मासूम लोगों को देते हो। उससे रोते हुए विश मांगी और चौहारे पर अपने दांत गाड़ दिए कि अलीफ ने उसे पकड़े रखा और नूर उस पर दांत गाड़े अपने लबों से मिस होती उसकी उंगलियों पर कपकपा उठी। अब तो खानी थी उसे कैसे भी करके, और यही उसकी गलती थी। मैं विश करता हूँ कि अब जो आने वाला लम्हा है वो हमारी जिंदगी का हर लम्हा बने। उससे कहने के साथ ही दूसरा हाथ चौहारे से निकालकर उसी गर्दन में डाला और दोनों हाथों से उसी गर्दन को ऊपर करते उसके दांतों में दबे आधे चौहारे पर अपने दांत रख दिए। दांत! वो तड़प उठी और जैसे मुजरिम सी बन गई। वो फड़फड़ाती उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी और मदहोश से अलीफ ने गर्दन में मौजूद अपने हाथ पर दबाव देते उससे खुद में खींचना चाहा और दूसरे से उसका एक हाथ पकड़कर दीवार से लगा दिया। चवारे पर अपने दांतों की पकड़ सख्त करते उन्हें 2 हिस्सों में तकसीम करने लगा, एक उसकी विश के लिए, दूसरा अपनी विश के लिए। नूरुलैन सख्त मसम्मत करती अपने मुंह से वो छवारा निकालना चाहती थी, पर अलीफ की गर्दन पर पकड़ उसे ऐसा करने से बाज रख रही थी। अब सिर्फ एक हाथ से उसके सीने पर मुक्के बरसा रही थी और उसके लबों के दबाव पर मजबूर उसे आधा छवारा खाना पड़ा। पहली आंखों से मुसलसल आंसू बहाती दिल में चीख चीख कर दाद हूर को बुला रही थी। नूरुलैन! नूरुलैन की आवाज़ पर पटक कर अलिफ ने उससे छोड़ा और छवारे के बीच को मुंह से निकालकर ज़मीन पर फेंका। उसके छोड़ने पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के साथ वो हूर का शुक्र अदा करती रोती हुई कामती नीचे बैठती चली गई और वो अपनी बेखुदी पर नादिम सा हो गया। नूर, तुम यहाँ आई हो ना? मेसी ने बताया है। वो ग्लास डोर पर हाथ रखते दीवार का सहारा लेकर अंदर चलती आई। वो उसके सामने बैठा और उसकी सिस्सियों पर लब भेज कर नीचे बिखरे चौहारे उठाकर शॉपर में डालता आहिस्ता से उठा और हूर से फांसे पर होते वहां से निकल गया। नूर, ये तुम हो? तो तुम रो रही हो? वो सिसकियां सुनती घबराई सी बोली। अलीफ के जाने पर नूर ने आंखें साफ करते सर उठाए और अपनी बहन को पाकर एकदम खड़ी होती उसके गले लग गई। नूर! उसके हिचकोले खाते वजूद के गिर्द हूर ने बाहें फैलाई और वो वहशत सदा से पुकारने लगी। हूर, मैं यहाँ अब कभी नहीं आऊंगी। वो बामुश्किल हूर के सहारे खड़ी थी, जो पहले ही उसकी भारी भीगी आवाज़ पर घबरा गई थी। नूर, क्यों? क्या हुआ मेरी जान? किसी ने कुछ कहा है? डर गई हो? वो एक हाथ से नूर की पीठ से लाती दूसरे से उसका चेहरा साफ करने लगी और ये महसूस करके कि उसका सारा चेहरा भीगा है आंसुओं से, उसका सांस बीच में ही अटक गया। मैं बस नहीं आऊंगी यहाँ, और आपको मेरी कसम, आपने मुझसे कुछ भी पूछा? उससे अपने लब रगड़े जिन पर उस परिंदे का लम्स महसूस हो रहा था। जब तकी तो हूर के सीने पर सर टिकाए सी सक उठी। बस बस बताओ नहीं, सिर्फ चुप कर जाओ, वरना नूर मेरा दिल फट जाएगा। और उसे रोते सुनती खुद भी रो पड़ी और उसके माथे पर लब रखकर उसे चुप करवाने लगी। तुम दोनों यहाँ हो, नीचे रुखसती का वक्त हो गया है। दाद की आवाज़ पर नूर एकदम होश में आती दुपट्टे से अपना चेहरा साफ करने लगी। हम बस आ रहे थे। वो बामुश्किल मुस्कुराती बोली। हूर, तुम्हें आलिम नीचे ढूंढ रहे हैं। वो चेंज करके भाग कर आया था उसे देखने। उसका इरादा उसे इस हद तक डराने का नहीं था, ना ही छुहारे खिलाने का, पर उसमें से औरत ने उसके साथ छुहारे भेज दिए, वरना वो तो बस उस पर जरा सा रोक डालना चाहता था कि गलती से भी वो अपने मुंह से मॉल वाले वाक़े का जिक्र बुरहान से ना करे जो अब घर में शिफ्ट हो रहा था। और ये करीब जाना, उसे छूना, ये तो सरासर उस्ताद कमीने का दिल उकसाया था और उस पर छाया उसकी क़यामत बर्पा करते सरापे का नशा, जिससे कुछ भी समझने का मौका ही ना दिया। और अब
जब वो उसके इस कदर करीब गया था कि उसकी सांस तक पी डाली थी। अब उसे नदामत हो रही थी खुद पर कि क्या ज़रूरत थी उसे छूने की। अब तो वो पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाए, ऐसा ना हो कि उसके लिए ही मुश्किलें खड़ी कर दे। इस सब से अलग अगर आलिम को मालूम पड़ गया कि उसने उसकी साली को इस कदर रुलाया, उसकी बीवी को हर्ट किया, तो यकीनन उसकी है नहीं। और अब तो उसे हुरूलैन से खतरा महसूस हो रहा था कि वो इस बात का जिक्र आलिम से न कर दे। इस सब से अलग अगर आलिम को मालूम पड़ गया कि उसने उसकी साली को इस कदर रुलाया, उसकी बीवी को हर्ट किया, तो यकीनन उसकी है नहीं। और अब तो उसे हुरूलैन से खतरा महसूस हो रहा था कि वो इस बात का जिक्र आलिम से न कर दे। उसकी नज़रों में औरतों का रुतबा बहुत मोतबर था कि उनकी आंखों में मर्दानगी के सोम में आंसू लाने वाले को वो मर्द तो नहीं कहेगा, बल्कि उसे मालूम हो कि ऐसा कोई शख्स उसके आसपास है तो वो 2 मिनट न लगाए उसे मसलने में। पर अलीफ ने तो मर्दानगी के सोम में ऐसा कुछ किया नहीं था। वो तो उसके हुस्न का जादू यूं चला कि वो बेखुद सा हो गया और उससे मैं उसकी आंखें भिगा दी। अच्छा हुआ दाद तुम आ गए। देखो नूर रो रही है यहाँ अकेली, मुझे कसम दे दिया है और मुझे बता भी नहीं रही। तुम पूछो क्यों रो रही है। नूर ने अपनी समातों पर दांत की जानिब रुख करते उससे कहा तो वो साहिल आ गया। अच्छा तुम जाओ, मैं पूछता हूँ। उससे उसके सर पर हाथ रखा। वो नफी में साहिल आ गई। नहीं, तुम इससे पहले पूछकर मुझे बताओ कि परेशानी वाली बात नहीं, फिर मैं जाऊंगी, वरना आलिम को भी यहीं बुला लाऊंगी। वो उससे जिद से बोली। नूर मैं ठीक हूँ, क्यों जिद कर रही हूँ। इस बार नूरुलैन की भारी गुस्से भरी आवाज़ पर वो चुप हो गई। नूर मैं तो। तुम जाओ हूर, साइर तुम्हें बुला रहे हैं। वो लफ्ज़ साइर चबाकर बोली जिसकी उसकी बहन ने आलिम कहकर रट लगाई हुई थी। वो शर्मिंदा होती उसे गुस्से करने पर साहिल आती वहाँ दीवार का सहारा लेकर वहाँ से जाने लगी। और नूर उसकी पुश देखती सोरे लफ्ज़ सिल में कहती सर झुका गई। नूर। नाम मत लो मेरा, समझे। उसे कुछ कहने से पहले वो घुर्राई। उससे रह रहकर उस पर तहस आ रहा था कि कहाँ मर गया था। इतनी पुकारें दी फिर भी नहीं आया, और अब जब वो चला गया उसे डरा सहमा कर अब ये टपक पड़ा था। वो उस पर खूनखार सुर्ख नसें डालती जाने लगी कि दांत ने उसे कलाई पकड़ ली और झटके से अपनी तरफ खींचकर अपने हंसार में लिया। क्या हुआ है मेरी बोनी? उसकी दोनों आंखों पर लप रखते मोहब्बत फिक्रमंदी से पूछा कि उसके आंसू फिर बह निकले। कहाँ थे कमीने बुज़दिल इंसान। वो भी आया था, मुझे डराया और ज़बरदस्ती छुआरे खिलाए और फिर हुरूलैन के आ जाने पर चला गया। वो उसके सीने पर मुख की बारिश करती रोती हुई बोल रही थी। कौन? उससे गुस्से से पूछा और टटकने की एक्टिंग की। वही, वो दरिंदा हुंडा। वो उसके सीने पर सर टिका गई और दाद ने उससे गिर्द मजबूत हंसा डाला। आओ। वो गुस्से से उसे लेकर जाने लगा और जिंदगी में पहली बार नूर उसके इस कदर खतरनाक और सर तासुर देखकर घबरा गई। नहीं। वो उसके कदम जकड़ गई, खुद वहीं जमकर। उसे डर था कोई तमाशा न लगे और वो गुंडा दाद को नुकसान न पहुंचा दे। क्यों? वो गुस्से से बोला। क्योंकि मेरे दामन पर दाग लग जाएगा, मेरा तमाशा बनेगा। वो चटक कर मसरूर लहजे में बोलती अपनी घबराहट छुपा गई। नूर तुम भी। उससे कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि नूर ने सिसकते उसके लबों पर हाथ रख दिया और दाद ने उसकी आंखों में देखते उससे खुद में भींच लिया। इतना बुज़दिल नहीं तुम्हारा दाद नूर। उससे शिकवा किया उसकी सोच पर। वो दाद जैसा शरीफ भी तो नहीं। उसकी बात पर वो निहाल होता उसकी पेशानी पर रब रखा और अपनी शर्ट पर आंसू की लाहट महसूस करते बोला। अब मजीद मत रो, तुम्हारा सुरमा फैल गया है। जेब से रुमाल निकालते उसकी आंखें साफ की तो वो उसकी शरारत पर उसके सीने पर जोर से मुक्का मारने लगी। आह। वो करा उठा और उसकी कमर के गिर्द दोनों बाजू डालकर हजार तंग किया तो वो करा उठी। ये खेल जाकर घर खेलना बच्चों, अभी चलो, रुखसती हो रही है। आरिफ की आवाज़ साथ ही पीछे से गूंजी कि नूर सुनते ही बदक कर पीछे हुई और आरिफ पर जोर सी नसें डालकर वहां से भागी। उसे कैसे भी करके यहाँ से जल्दी निकलना था और फिर कभी नहीं आना था, क्योंकि उसकी बहन तो खुश थी। अब वो क्यों अपनी बदनामी करवाए उस गुंडे से। दांत तैश से उसकी जाने मुड़ा। क्या तुम दोनों बहन भाई का सिर्फ यही काम है, कबाब में हड्डी बनना? अपनी बिफरी हालत पर उसे ढीठों की तरह हंसते देखकर उसका खून खोल उठा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ रूम्स के दरवाजों पर नॉक करके लोगों को गुनाह से बचाते थे और यहाँ तुम्हारे रुखसती से पहले की कमीनगी से बचा रहा हूँ। उसे शर्ट के कॉलर का जरा सा झटका दिया और दांत लब भींचता उसे उसी ही कॉलर से पकड़कर उसे पोल की तरफ घसीट कर ले जाते अचानक ही उसके संभलने से पहले धक्का दिया और कहका लगाता थम से पानी में गिरा। आरिफ का दिलकश कहका दांत के तन बदन में आग लगा गया। अल्लाह करे तुम्हें भी ऐसी मिले कि तुम्हें आस पास भटकने ना दे।
वो हुर्राता वहाँ से जाने लगा कि पीछे आरिफ के शानदार कहके के साथ आमीन लफ्ज़ गूंजा। आमीन, आमीन, ज़रूर मिले, हम खुद ही उसे पटका देंगे। माई ने हेसी से कहते अपने बालों पर हाथ फेरा और उन्हें पीछे किया। दाद उस पर लानत भेजता वहाँ से चला गया और आरिफ एक डुबकी लगाकर जल्दी से बाहर निकला। ये आवाज़ क्यों नहीं कर रही आलम? वो मुसलसल पाँव में पहनी बासेब की आमोशी से उकताकर पाँव को हरकत देती। पास खड़े साहिर आलिम के पासों को झुंझोड़ती पूछने लगी। क्योंकि मैं नहीं चाहता। एक हाथ पेंट की जेब में, दूसरा उसकी नाजुक कमर में डालते पुरस्कार सा मुस्कुराया और उसकी स्याह आंखों के उलझे तासुरात देखे। सामने सोफे पर बैठी नूर मुठियां भींचे अपनी बहन के साथ खड़े उस हैवान को देख रही थी। पूरे बाल चौड़ी पेशानी पर बिखरे हुए थे, पूरी आंखें मुबहिम सी मुस्कुरा रही थी उसकी बहन की मासूम उलझन पर। भूरी आंख के नीचे से उड़ता कट उसके साइड फेस को पीस कर रूप देता था, तो दूसरी तरफ का साइड फेस एक नॉर्मल इंसान की गवाही। वो किस रूप पर यकीन करे, दाएं वाले या बाएं वाले पर? ऐसे जैसे दुनिया जानती थी कि बीस है उसका वजूद है, और वो भी जानती थी बीस कोई और नहीं हकीकत में यही है उसकी बहन के साथ मुस्कुराता खड़ा वो वजूद। वो सिर्फ एक हैवान नहीं, उसने अपने साथ कई हैवान पाल रखे थे। एक गुंडा, गैंगस्टर, दरिंदे सब उसके पास मौजूद थे, और साथ उसकी मासूम बहन भी। नूर को रह रहकर उस गुंडे अलिफ पे गुस्सा आ रहा था, उसका बस नहीं चल रहा था सही की आग में उस गुंडे को फेंक कर जला डाले। उसे शदीद नफरत और गुस्सा उस इंसान पर भी आ रहा था जिसने ऐसे दरिंदे पाल रखे थे जो इंसान और इंसानियत इंसास से वाकिफ ना थे। उसका दिल कर रहा था उसके पास ऐसा सबूत आए और उसे उसकी बहन की जिंदगी का खौफ ना हो, तो जल्दी से जाकर वो सब सबूत बुरहान को थमा दे और इन दरिंदों का खेल ख़त्म कर दे। अभी भी उसकी आंखें शदीद नफरत सहले तासुर लिए साइड पर टिकी थीं और उसकी शख्सियत से वो अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी वो कहीं का बादशाह है या इंसान साथ के लिए एक बुरा साया और हैवान। अभी रुखसती में वक्त था। दुल्हन ने रूम से सबको निकाल कर दरवाज़ा बंद कर दिया था, जिस पर आसिया बेगम गुस्से से भरी बैठी थी। बुरहान, दाद, आरिफ और अरमान से बातें कर रहा था। कमाल साहब गुस्से से सोफे पर बैठे पहलू पे पहलू बदल रहे थे। आलम को देखकर उसकी हकीकत से वो वाकिफ तो हो गए थे जब हुरुलैन का निकाह हुआ था। इतने खतरनाक इंसान के साथ रहने वाली लड़की कोई मामूली तो ना होगी, फिर क्यों उसके बेटे की अकल ब्लास्ट हो गई थी। मुझे एक कोशिश करनी चाहिए, क्या पता हुरुलैन से कोई सबूत मिले और मैं इस बुराई को ख़त्म कर सकूं। नूरुलैन ने लब दबाकर सोचा। उसकी नज़रें सामने ही जा रही थी वक्तन फ़वक्तन। आप क्यों नहीं चाहते आलम? वो अपनी उंगलियां आपस से फंसाकर आंखें यहाँ वहाँ फेरती बोली। आलम नाम पर जिस कदर उसकी झिझक होती थी उतनी ही मोहब्बत से साइड ने उसकी तरफ देखा था। क्या तुम चाहती हो एन कि हम इस महफिल को छोड़कर रूम में चलें? भारी गंभीर लहजे में वो पूछने लगा। उसके मायने इस सवाल पर हुरुलैन की फूली रुखसार सुर्ख अनार सी होती बल्कि तरस गई। बेसाख्ता ही उसकी अपनी उंगलियां आपस से पूरी तरह से उलझी। इस साइड की आंखों में नागवारी फैल गई। डोंट डू दिस। सामने देखते उससे कहा, पर वो समझे तब ना। जरा सी पलकें उठाई और आवाज़ की तरफ सर बुलंद करते देखना चाहो, पर क्या देखे, फिर से सर झुका दिया। डोंट डू दिस मेरा बच्चा। साहिर ने जेब से हाथ निकालकर उसके जारहाना अंदाज को देखते उंगलियों को एक दूसरे से आज़ाद करवाया। एन झींप गई। आप क्या कह रहे थे आलम? मुझे तो मालूम ही नहीं था। मैं जो बोला हूँ उससे ज़्यादा तुम मेरे लहजे पर गौर करोगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा। वो ने फर्माबरदारी से सर हिलाया। मतलब कि जब आप कहेंगे डोंट डू दिस तब मैं आपके लहजे पर गौर करूं? सही। इंटरेस्टिंग। वो हंसा उसकी अकल पर। है ये क्या है इंटरेस्टिंग? वो एक बार फिर उलझ गई और उंगलियां मरोड़नी चाहिए कि साइड ने उसे दोनों हाथ अपने हाथों में मोहब्बत से पकड़ लिए। वेट, रूम में चलेंगे फिर बताऊंगा। हथेली अंगूठे से सहलाते उससे कहा, पर उसके बोलने के अंदाज और हरकत पर हूर सबका ख्याल करती सुर चेहरे से मदम सी सांस भर कर रह गई। हूर, मुझे तुमसे बात करनी है। कब से ये तमाशा देखती आखिरकार नूरुल ऐन हिम्मत करती दोनों के पास आई और साइड पर गलती से भी करीब से नजर डाले बगैर सुर्ख खड़ी हुरुलैन से बोली। साइर ने इस हद तक अपनी बीवी से रूट लहजे पर बात करती छोटी सी लड़की नूरुलैन की तरफ आहिस्ता से नजरें उठाई। नूरुलैन के तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए। उसे बेसाख्ता है लहू पर जबान फेरी। उसकी बहन अंधी थी जो इस खतरनाक इंसान के साथ उसके बगल में बगैर किसी खौफ डर के रिलैक्स शर्माई खड़ी थी। उसके सिर्फ देखने पर नूरुलैन के पसीने छूट गए थे। टांगों की लर्जिश पर उससे सैंडल सी सतह पर अपनी उंगलियां भींच दी।
हूर, तुमने सुना जो मैंने कहा? मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है, आओ मेरे साथ। वो दबे गुस्से से बोली और साय ने लब भींच कर दांत की तलाशी में नसें दौड़ाई और हूर उसके रूट लहजे पर सर हिलाती आगे कदम बढ़ाने लगी, पर कमरे में मौजूद उंगलियों ने उसे ऐसी किसी गुस्ताखी से पास रखा। हुरुलैन ने अफसोस से नूर के लिए नफ़ी में सर हिलाया। जानती थी सायर खामोश भी उसी की वजह से था, वरना वो कंजूसी से लफ्ज़ अदा करने वाला शख्स किसी की क्या इतनी सुनता। इस वक्त तुम्हारे लिए यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये शादी और इसकी दुल्हन होनी चाहिए। बाकी की इम्पोर्टेंट फतूर निकाल कर बाहर फेंको लिटिल गर्ल, और जाओ एंजॉय करो, शाबाश। साय ने उसे देखते सपाट लहजे में कहा, पर नूर को ऐसा लगा जैसे वो मुस्कुराया हो या उसका लहजा मुस्कुराया हो। कोई इतना पुरस्कार कैसे हो सकता है? क्या था वो इंसान? दिल में सोचते उसे नसें घुमाकर उस पर डाली और पल को झपक कर नीचे कर ली। जानती थी वो यहाँ सबकी मौजूदगी में उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, पर फिर भी अनजाने खौफ से दिल की धड़कनें उधम मचाने लगी थी कि उससे खुद से खौफ होने लगा था। क्या मैं दांत से भी ज़्यादा डरपोक हूँ? सुन हाथों की उंगलियों को हरकत देते उससे मन में खुद से सवाल किया। नहीं, मैं उससे ज़्यादा बहादुर हूँ, बहुत। और जानती हूँ ये इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सिर्फ बात करने तक। उससे खुद को पावर करवाया और मदर मुस्कुराहट लबों पर सजाई। मिस्टर साई आलम, आप आपके चमचे चाहे जितना भी मुझे मेरी बहन से दूर रखने की कोशिश कर लें, और आप अपना आप चाहे जितना मेरी बहन से छुपा लें, बट यू नो व्हाट, मेरे बाबा कहते थे जब हम पैदा हुई थी तो वो इंतहाई हसीन थी, पर उसके पास सूर नहीं था और मेरे पास सूर था, तो मैं इतनी हसीन नहीं जितनी मेरी बहन है। तब मेरे बाबा ने कहा, नूर हूर की परछाई है, और जिस स्याह तारीकी में हूर रहती है, नूर उसे खींचकर रोशनी में लाएगी, और जो खुद देखती है वो उसे दिखाएगी। और ये हकीकत भी है, मैंने हर वो चीज़ उसे दिखाई है जो मैंने अपने नूर से देखी है, और अब जो मैं देखती हूँ वो मैं अपनी बहन को ज़रूर दिखाऊंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। वो साइड पर हाथ जोर देती मजबूत लहजे में बोली। हुरुलैन मुस्कुराई अपनी बहन की मोहब्बत और बाप की बात याद करने पर। एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे मिशन में कामयाबी का सबब बनेगा। उससे मुस्कुराते हुर को छोड़कर उसकी तरफ कदम उठाया कि नूर ने आंखें फैलाकर उसे देखा और कदम पीछे लिए। वो मुकाबिल की आंखों और उसके जाहिर से अंदरूनी सोच को पढ़ने समझने का फन रखता था कि वो क्या करने वाला है, कौन सा अगला कदम उठाएगा। चंद चूहों को मारकर तो बिल्ला बेबीस बन जाए। काबिलियत तो वो होती है जब मुकाबिल को चीर फाड़ने और उसके अंदर अज़ा को समझने की सलाहियत रखते, मुर्दे से भी मतलब की बात उगलवा दे कि वो मरा क्यों। और साइड की तो आंखों की आग काफ़ी थी अगले बंदे को ठरठराने के लिए। वो 20 ना था, दुनिया कहती थी। उसे 20 और नाम लेते रोंगटे खड़े हो जाते थे। अब उसमें उसकी सलाहियत, उसके हाथ का हुनर अहम किरदार रखता था या उसकी शख्सियत? बहरहाल इस वक्त उसके नस्सों का शिकार वो मासूम सी नूरुलैन थी जो उसके एक कदम उठाने पर खुद बहुत कदम पीछे ले रही थी। राज की बात है, अभी जो मर्डर हुए हैं वो मैंने किए हैं, और मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए यही सबूत बहुत है लिटिल गर्ल कि मैं खुद कह रहा हूँ। अगली बात अपने छोटे से दिमाग में बिठा दो कि मैं अपनी बीवी के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हूँ। खुद को तो दूर तक इजाज़त नहीं देता कि उसे किसी भी तरह हर्ट करूँ। अगर तुम्हारी तरफ से ऐसी कोई गलती से भी गलती हुई तो तुम और तुम्हारी दुनिया मुझसे हर्ट हो जाएगी, और जब मैं हर्ट करता हूँ दुनिया तौबा करती है। माइंड इट, नाउ मूव बैक। बर्फीले लहजे में ठहर ठहर कर कहता वो नूरुलैन को वैसे सदा कर गया। उससे होशलरस से लबों पर जुबान फेरी और दाद दी अपने आप को कि वो इतना करीब उसे देखकर अभी भी जिंदा है, जब वो पूरी तरह किसी खौफनाक वहशी देव की तरह उस पर छाया हुआ था और वो बिना पल के झपकाए उसे सुन रही थी। हाँ, ये बात अलग थी कि किरार पर उसकी टांगें उसका साथ छोड़ देती अगर वो आधा सेकंड मजीद उसके सामने खड़ा रहता। एक नज़र उसके पास मुस्कुराती अपनी बहन पर डालकर उसके नसीब पर अफसोस करती वो मुड़कर खुद को नॉर्मल किए लाउंज में चली गई। ये तो तय है, किस्मत जब मौका देगी साहिर आलिम, तुम्हें हराने और अपनी बहन को आज़ाद करवाने में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। अपनी जगह पर आकर वो गुस्से से कालीन को घूरने लगी। एक बात तो तुम अपने कान में ठोंस दो बोनी, कि आज के बाद तुम यहाँ कभी नहीं आओगी। दाद को बहुत नागवार गुजरा था उसका यूं उस साइको आदमी के सामने उसकी बीवी पर हुक्म देना। वो तो कब का यही सोच रहा था कि वो कैसे वहां से उसे निकाले। नूर ने खुशहाल तर्क करते खूनखार नजूर से उसे देखा। हाँ, जानती हूँ, तुम्हें एक और बहाना मिल गया अपनी बुज़दिली दिखाने का। उस गुंडे की हरकत के बाद जब वो नॉर्मल हुई थी तब उसके दिमाग में यही सोच आई थी
कि इसका हज़ारा तो तुम सबको भरना पड़ेगा, साइड से उस गुंडे तक। वो अहम गवाह थी उस शॉपिंग मॉल के ओनर के कत्ल की। वो वाहिद, शायद दुनिया में वाहिद बंदी थी जिसको साहिर आलिम ने आकर कहा था कि जो भी मर्डर हुए हैं वो उससे खुद किए हैं। उसे मालूम नहीं हो पा रहा था कि वो मौत के लिए हास होती जा रही है या बुराई के इख्तिताम के लिए। इतना जानती थी कि उसे साहिर आलिम के खिलाफ अभी उफ किया तो ना सिर्फ वो मिटेगी बल्कि उसकी वजह से अलवी की हंसी मिट जाएगी। अब क्या करे? वो दांत को घूरती रह गई, जिससे अपनी 2 उंगलियों से उस पर नज़रों का इशारा दिया कि वो उसकी नज़रों के आसार में है। स्टाइल तो ठरकी का ऐसा है जैसे कहीं का हीरो हो। ये मुंह मसूर की दाल। उसे वापस बुरहान की तरफ जाते देखकर वो पाँव पटकती सोफे पर बैठ गई। और अब उस दुल्हन मोहतरमा के डोर खोलने के इंतजार में थे सब। रुखसती का कुछ सोचा है? आसिया बेगम ने गुस्सा दबाकर बुरहान से पूछा। सब उन पर हंस रहे थे कि अनोखी दुल्हन ने ना सिर्फ सबको बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर दिया बल्कि ब्यूटिशियन को बेहोश किए बेड के नीचे दबाए वो तो रिलैक्स से ऊपर बैठी थी। पर सबका बुरहान को क्या फ़र्क पड़ता था? उसे तो बस एक माह के लिए उसकी माँ की बहू चाहिए थी जिसका बैकग्राउंड मजबूत हो, बल्कि बैंक बैलेंस शानदार हो। और इस सब के लिए इस मुस्कान आरिफ के अलावा और किसका इतना शानदार बैकग्राउंड हो सकता था? काम होगा उसे, हो जाएगी रुखसती भी। नरमी से मुस्कुराते उससे कहा और अपनी फेरी को देखा जो उसकी उंगली पकड़े मनचाही ममा मिलने पर खुशी से निहाल थी। कमाल साहब ने उसके जवाब पर सबसे मुठियां भींची।